जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स में। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं उनको तकरीबन 3 डिकेड्स का सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस है। और आइए चलिए आज स्वागत करते हैं हम अर्पित सर का। अर्पित सर, बहुत बहुत स्वागत है द एक्सपीरियंस मैटर्स में। अर्पित सर, ये जो पॉडकास्ट शुरू किया है, इस पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद ये है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में जो सिक्योरिटी में लीडर्स हैं उनकी जर्नी के बारे में अंडरस्टैंड करना और अभी आने वाले फ्यूचर्स में जो सिक्योरिटी के क्या पोजीशन होने वाली है वो अंडरस्टैंड करना। तो सर शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। सर, वाई सिक्योरिटी कैसे आपने शुरू किया है, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, एंड वाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को मैं इंटरनेशनल रिलेशन से पहले जोड़ देता हूँ। पुराना टाइम है, मैंने एमए करा था इंटरनेशनल रिलेशंस में और फिर एमफिल करा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। उस दौरान मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अमिताभ मट्टो, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जेएनयू में। तो एक बार मुलाकात में उनसे बात हो रही थी। वो डायरेक्शनल जो चीज़ें करते हैं प्रोफेसर्स के साथ, सर व्हाट शुड आई परस्यू, शुड आई टेक दिस लाइन, शुड आई टेक दैट लाइन। तो ऐसे उनसे बात करते समय एक बार पूछ लिया मैंने कि कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी। तो बोले देखो, 2 चीज़ें मोस्टली गाइड करेंगी कहाँ फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें, वर्ल्ड ट्रेड, ये बहुत आगे तक चलता रहेगा। कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती रहेंगी, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। तो या तो आप उसमें कोई अपने हासिल करो, शोहरत, नाम कमाओ, कोई एक ऐसा रास्ता लीजिए वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबलाइजेशन में, और उसमें आगे तक रिसर्च करो, मेहनत करो। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वहाँ जा सकते हैं। या उन्होंने कहा कि देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम हो चुका था। कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा, हर मुल्क अपने देश को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। तो नेशनल सिक्योरिटी के जो पहलू हैं वो कहीं ना कहीं, वेदर इट इज़ फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स, जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें घूम फिर के आती अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी पर। और हर कंट्री को अपना नेशनल सिक्योरिटी सबसे आगे रखना है, रखना ही रखना है। और वो जितना इंडिपेंडेंट हो जाए उतना अच्छा है। अगर आप किसी और के ऊपर इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आपकी लोकल स्ट्रांग नहीं है, बाहर से चीज़ें लानी पड़ रही हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, आप इंपोर्ट ठीक से कर पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो। तो मैंने 1-2 दिन इंटरनेशनल इकनॉमी की क्लासेस अटेंड करी और भाई मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और नेशनल सिक्योरिटी, घर में सभी यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोग रहे हैं। फादर यूनिफॉर्म में थे, बड़े भाई यूनिफॉर्म फोर्सेस में रहे हैं, नाना मेरे सेकंड लांसर्स में थे। तो ये यूनिफॉर्म और नेशनल सिक्योरिटी की बातें बड़ी समझ में आ रही थी। तो बस उसी में लगे रहे। एमए करा, एमफिल करा और उसके बाद थिंक टैंक्स में काम किया। एक ठीक ठाक जर्नी रही, कुछ पब्लिकेशंस भी आ गई नाम पे। ये स्टडी के ड्यूरेशन में या आप जॉब शुरू कर चुके थे? मैं जॉब शुरू कर चुका था। 96 में मैंने ज्वाइन किया था। कौन सी फर्स्ट? इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में ज्वाइन किया था। और फिर वहाँ से नया वो बने थे, CSDS करके होते थे, सेंटर ऑफ स्टडीज़ एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़, उसका हिस्सा था। और वहाँ से कई साल वहाँ काम किया, जिनमें प्रोजेक्ट्स आए हमारे पास मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स से, मिनिस्ट्री डिफेंस से। और वो प्रोजेक्ट्स फिर धीरे धीरे इंटरनेशनली ट्रैवल काफ़ी करना रहा। हार्वर्ड में प्रोजेक्ट किया, कैम्ब्रिज में जाना रहा। और ओवर द इयर्स इंडिया ने भी अपना एक अच्छा अस्तित्व इस्टेब्लिश किया ग्लोबली। न्यूक्लियर टेस्ट हुए, सडनली एवरीवन वाज जंपी। इंडिया में सैंक्शंस लग रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं। तो सीखने को उस एरिया में बहुत था, आज भी है। हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। फिर वहाँ से मैं ORF में गया कुछ साल के बाद। ORF पे नया रिबन काटने आए थे मुकेश अंबानी वहाँ पे। और कुछ समय ORF क्या है, चलिए थोड़ा बता देंगे। ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिलायंस का एक फंडेड थिंक टैंक है। वो पुराने टाइम में आई थिंक इंटरेस्ट तो रहा होगा धीरू भाई अंबानी और RK मिश्रा जी का। और उन लोगों ने ऐसा कुछ एक कंसेप्ट बनाया कि एक थिंक टैंक ऐसा बड़ा होना चाहिए जिसमें हर तरह की चीज़ों के बारे में सोचा जाए, करा जाए, बनाया जाए। और नेशनल सिक्योरिटी को भी लेके पूरा इंस्टीट्यूट उसके अंदर ही था। जनरल VP मलिक वहाँ बॉस थे।
प्रोफेसर राजेश राजगोपालन, ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल मेरे कॉलीग्स थे वहाँ पे। जब अभी तो खैर ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल है नहीं, बट व्हेन ही पास्ड अवे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा था उनको, ही वाज एन ऑफिसर एंड अ स्कॉलर। तो ये सब मेरे कॉलीग्स थे उस समय, और कई सारे और प्रोजेक्ट्स चल रहे थे लगातार। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली में हर साल रायसाना डायलॉग भी होता है, वहाँ पे देश विदेश से बड़े लोग आते हैं। और वहाँ से काफ़ी कुछ सीख के आई मूव्ड ऑन टू हिल एंड एसोसिएट्स, विच बैक देन वाज लिटरली द मैकिन्जी। मतलब रिस्क मैनेजमेंट में आई थिंक उससे बड़ी संस्था उस टाइम में थी नहीं। बाद तक भी शायद उतनी बड़ी तो कोई भी नहीं बनी होगी। हज़ारों, आई थिंक ईजिली 4,500-5,000 हज़ार तो कंसल्टेंट्स थे अक्रॉस 35-40 कंट्रीज़। बड़ा नाम था। और इंडिया का ऑपरेशन तो ख़ास तौर से आशीष सोनल लीड कर रहे थे। वीर चक्रा, मल्टीपल मेडल्स, फेलोशिप्स, और बड़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। पॉल इनग्रम थे, आई थिंक ही इज़ नाउ विद JP मॉर्गन, एंड मल्टीपल अदर पीपल। स्पेशल फोर्सेस के लोग थे, हम जर्नलिस्ट थे, उधर हमारे साथ ISB से कैंपस हायरिंग के लोग थे। तो बड़ा मतलब द पीपल हु आर वर्किंग इन इट, ये सभी लोग बड़े सक्षम, काबिल तरीन, बेहतरीन लोग रहे हैं। बड़े सारे लोगों ने बहुत आगे जाकर और अच्छा नाम कमाया। कृष्ण रामनाथन, सनी मेती, दुर्गा रघुनाथ, ये न्यूज़ पार्टनरशिप्स की हेड हैं गूगल में अभी। सनी एंड कृष्ण स्टार्टेड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने भी बड़े मतलब एक से एक बड़े मुश्किल असाइनमेंट्स हम लोगों ने करे इन काफ़ी कठिनाई के एरिया में। और फिर वो जैसे जैसे वो रिस्क सिक्योरिटी का ओवरलैप MNCs में कैसे उसको देखा जाता है, उन सब चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने का एक और एक दूसरे से सीखने का भी बहुत मौका था वहाँ पे। मतलब इतने असाइनमेंट्स आते थे, इतनी चीज़ें सीखी कि उन्हीं में से एक हमारे क्लाइंट थे उस टाइम, उन्होंने ऑफ़र किया और फिर वहाँ से मैंने फिडेलिटी ज्वाइन किया। और फिडेलिटी में कई साल वहाँ पे नाम कमाया, चीज़ें बनाई, लोगों के को प्रोत्साहन दिया, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बड़ी रही। तो कई साल फिर फिडेलिटी में काटे। अगले 10 साल में था, कमांड सेंटर बनाने आए थे, और धीरे धीरे कई सारी चीज़ें और बनाते रहे। एंड बिफोर जॉइनिंग वॉरिस को मैं फिडेलिटी में सीनियर डायरेक्टर था। बहुत सारे पुराने लोग जो और कंपनीज में और सीनियर पोजीशंस हायर बन गए। वी वर ऑल कॉलीग्स। इंडिया में आई वाज द फर्स्ट हेड ऑफ सिक्योरिटी जो फिडेलिटी के इंडियन थे। अच्छा। उससे पहले वहाँ पे सिर्फ विदेशी थे। और मेरे ख्याल से दैट इज़ दी अ गुड बेंचमार्क टू से कि इंडियन सिक्योरिटी इंडस्ट्री, मैं हम समझता हूँ mid-90s से लेके पहले भी रही है, लेकिन पहले वो एडमिन सिक्योरिटी फोकस ज़्यादा सिक्योरिटी एडमिन के नीचे आता है, और कुछ गार्ड्स खड़े हैं और ये सिक्योरिटी हो गया, लगभग ऐसा ही सोच रहती थी। लेकिन mid-90s से ख़ास तौर से हमने न्यूक्लियर टेस्ट हुए, फिर वो कंदहार भी हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, और फिर कई सारे अटैक्स इंडिया में होते रहे। जर्मन बेकरी पूना, संकट मोचन टेम्पल वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, बम्बई में 2 बार। तो इन सब के चलते कॉरपोरेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का एक अच्छा ग्रोथ फेज़ आया। हमें बहुत सारी चीज़ें के बाद भी इंटरनेशनली 9/11 हुआ और चीज़ें भी हो रही थी, तो हमारे को एक ऐसा एक फेज़ आया जब इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस इंडिया में आती रही। हमें भी हमारे US के बॉसेस ने यूरोप वगैरह में ये चीज़ें बताई कि ये सिक्योर करना है, ऐसे सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग आ गई, क्राइसिस सिमुलेशंस बहुत आ गई, टेक्नोलॉजी बहुत आने लगी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स बनने लगे, बड़े स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। इंडिया में खैर एक्टिव शूटर तो प्रोग्राम नहीं चलता इतना, लेकिन बड़े स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, वर्क प्लेस वायलेंस, इनसाइडर थ्रेट इन्फॉर्मेशन, ड्यू डिलिजेंस ऑफ वेंडर्स, बैकग्राउंड वेट के नए नए स्टैंडर्ड्स आने लगे। तो बहुत चीज़ें ओवर अ पीरियड इन टाइम इंडिया में अच्छी खासी इवॉल्व हो गई। तो पिछले 25-30 साल का एक अच्छा फेज़ रहा है जो एटलीस्ट मुझे याद है। आई एम श्योर उससे पहले भी चीज़ें रही होंगी, बट काफ़ी एक इवॉल्व फेज़ धीरे धीरे बनने लगा कि इंडियन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री है, पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री से आए हैं, फ़ौज से आए हैं, नेवी एयरफोर्स से आए हैं,
ये सभी लोग ओवर अ पीरियड इन टाइम बड़ा अच्छा नाम कमाए इंडस्ट्री में आके। तो सर आपने बताया जैसे आपने ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कह लो या फिजिकल सिक्योरिटी कह लो आपने इनिशियल स्टेज से देखा है, तकरीबन 20-25 साल 30 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, तो आपने बिल्कुल स्क्रैच से फिजिकल सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप होते हुए, उसको एडमिन से अलग वर्टिकल्स बनते हुए और लोगों को लीड रोल लेते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में। जितनी मेरी नॉलेज है सर अभी सिक्योरिटी के बारे में, अभी सिक्योरिटी से बहुत सारे वर्टिकल भी अलग हो रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है वो जीआई के अंडर अलग से बन गया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी से अलग हो गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे, लेकिन अभी जो मेजरली क्या है कि फिजिकल सिक्योरिटी में सिर्फ आपका मैन पावर की मैनेजमेंट वगैरह है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्राइसिस के लिए अलग वर्टिकल्स बन गए। तो हाउ डू यू सी कि पिछले 30 साल की जो ग्रोथ हुई है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में, आगे आने वाला फ्यूचर कैसा है सिक्योरिटी का? देखिए मैंने ये साइकिल्स देखे हैं। ओके। मैंने ये साइकिल्स देखे हैं जब ये इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये सब घूम फिर के कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का हिस्सा है। मैंने इनको अलग भी होते देखा है कि वो ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी है लेकिन वो फैसिलिटीज़ के नीचे है, वो ट्रैवल सिक्योरिटी है तो वो ट्रैवल डेस्क के नीचे है, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन उनकी अलग टीम है, फैमिली के साथ अलग लोग चल रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग लाइंस भी अलग देखी हैं। फिर मैंने इनको साथ होते भी देखा है। और मैंने फिडेलिटी में मैं 10 साल रहा वहाँ पे, ये सारे फंक्शंस घूम फिर के कॉर्पोरेट सिक्योरिटी फिडेलिटी में थे। ऑफ लेट मुझे आइडिया नहीं है कैसे उनकी रीऑर्ग है, बट बैकग्राउंड वेटिंग कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का फंक्शन था, एचआर के नीचे नहीं था। ड्यू डिलिजेंस प्रोक्योरमेंट के नीचे नहीं था, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के नीचे था। इन्वेस्टिगेशंस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के नीचे था, ऑडिट या एचआर के नीचे नहीं था। ट्रैवल सिक्योरिटी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के नीचे था, ट्रैवल डेस्क के पास नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का होता है, टर्नस्टाइल्स, कैमराज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के फंक्शंस के नीचे थे। सो कमांड सेंटर हुआ, मैन पावर गार्ड, ये सारे फंक्शंस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के नीचे रहे हैं। ये बात अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर्स की सोच हो जाती है कि अच्छा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेंट्रल टीम के नीचे चला जाएगा। ये ड्यू डिलिजेंस है, प्रोक्योरमेंट वाले ज़्यादा समझते हैं, उनके नीचे होना चाहिए। बैकग्राउंड वेटिंग एचआर के नीचे होना चाहिए, एचआर वाले लोग जो हैं वो हायरिंग ज़्यादा करते हैं, उनको पता होना चाहिए। तो ये एक अलग टाइम की सोच होती है कि ये वहाँ भेज दो या यहाँ रख लो। सेकेंडली, अ मेजर ड्राइवर ऑफ दिस इज़ मनी। राइट। यू नो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कॉस्ट सेंटर है। एब्सोल्युटली। कोशिश ये रहती है कि वो कॉस्ट सेंटर या तो इतना फंडेड हो, उसमें इतने $X मिलियन रखे हैं कि यू नो इतना इतना खर्चा होता ही है हर साल और बढ़ता ही रहता है। बैकग्राउंड वेट एक साल में हज़ारों करने हैं, यू नो कई कभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो लाखों भी करने हैं। एक एक बैकग्राउंड करने में कुछ भी नहीं गया, 5-8 हज़ार रुपये लगने ही लगने हैं। और अगर लेटर से 50,000 भी करने हैं तो 40 लाख का खर्चा यू नो ऐसे ही निकल जाता है। सो या टर्न स्टाइल्स हुआ, उनका AMC हुआ, वो अगर यहाँ 4 पैसे बचा के फैसिलिटीज़ के नीचे कर दें, फैसिलिटीज़ के अपने बजट होते हैं। सो ये सब एक अल्टीमेटली लीडरशिप के ऊपर है। द बिग मैन ऑन टॉप, वेदर इट इज़ द CSO या उस कंट्री में कोई टैक्स बेनिफिट है, कोई SEZ है, कोई STPI पे कहीं कोई बेनिफिट है, कोई इन्वेस्टमेंट पे कोई होल्डिंग टैक्स मिल रहा है, कोई तो आई थिंक एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर्स, उसकी सोच के ऊपर है कि वो क्या सोच रहा है उस समय। अगले 2 साल कोई नया बेनिफिट आ गया है या कुछ और नई चीज़ हो गई तो उसको कहाँ भेज दें, उसकी रिपोर्टिंग अलग हो गई। वर्सेस अब जैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें कुछ हिस्सा प्राइवेसी का लगता है, कुछ हिस्सा GDPR का लगता है, कुछ हिस्सा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का लग जाएगा। हो सकता है वो एम्प्लॉय रिलेशंस वाले। सो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, हो सकता है वो किसी और जगह रिपोर्टिंग में चला जाए, हो सकता है कहीं। ये मेरा मानना है, माय पर्सनल ओपिनियन, कि जो सिक्योरिटी के फंक्शंस हैं, अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट अच्छा है और ये बात समझ में आती है कि ये उसके नीचे नहीं, वो उसके नीचे ना हो, तो ये सब एक साथ बैठे, एक साथ काम करें, आई थिंक इट हैज़ ग्रेटर साइनर्जी। मैं आपको दो कारण बताता हूँ। देखिए, इन्वेस्टिगेशंस में CCTV देखना ही देखना है, कैमरा देखना है, कार्ड एक्सेस लोग आपको लेना है, ये सब हमारे कमांड सेंटर में उनके पास एक्सेस रहेगा इनका। चाहे आप C-Secure यूज़ करो, लेनल यूज़ करो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो रहेगा वहीं पे। तो वो किसी थर्ड पार्टी से नहीं मंगवाना है। यही रीज़न है
इसी चीज़ को लेके वेदर इट इज़ इनसाइड थ्रेट इन्फॉर्मेशन या कोई विसल ब्लोअर लाइन है वो इन्वेस्टिगेशंस में लैंड हो रही है वो। सो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की अगर ठीक ठाक रिपोर्टिंग है, ग्लोबल में जा रही है, ऑफिस ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी में, GSI, जो भी ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाए हैं, अगर ऊपर ठीक ठाक है, द लीडरशिप इज़ थिंकिंग कि ये सब सिक्योरिटी का है और हमारी रिपोर्टिंग इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। रीज़न बीइंग ये किसी बिजनेस में रिपोर्ट कर जाते हैं, बिजनेस का अपना एक एजेंडा हो जाता है। सही बात। बिजनेस कभी भी अपने आप को रेड नहीं देखना चाहता और बिजनेस के लिए बना है, वो चीज़ बनाने के लिए बना है, टू क्रिएट, टू बिल्ड, टू डेवलप, टू सेल। राइट। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ये चीज़ें नहीं कर पाता है। हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, हम सिक्योर कर सकते हैं, हम उस चीज़ को महफूज करके एक जगह में सिक्योर, मतलब हम, ये हमारे रोल्स नहीं हैं। हमारे रोल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन द पीपल, द एसेट्स, इंफॉर्मेशन, हमें वो सब चीज़ों को सिक्योर करना है और ये भी देखना है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है वो किस तरीके से रोका जाए, क्या पैटर्न्स इमर्ज करके आ रहे हैं, कितने ट्रेंड हैं, वो 7 लोग वहाँ पे, वो 18 लोग वहाँ पे ये गलत काम कर रहे हैं, उनको कंपनी से कैसे मैनेज आउट करना है या रखना है, तो HR क्या। सो दी होल आइडिया बीइंग कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की जो ऑर्ग स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं, उस ऑर्ग स्ट्रक्चर में वो चीज़ें कैसे एक डायरेक्शन में रखनी हैं, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहता है। तो वो वेदर इट इज़ सेपरेट एंड वेदर इट इज़ टुगेदर, अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कि वो जो आपने बना लिया एक ऑर्ग, चाहे वो 4 जगह रिस्पॉन्ड कर रहा है, अल्टीमेटली द सक्सेस, कोई भी आप ऑर्ग स्ट्रक्चर का सक्सेस क्राइटेरिया देखें तो वो इतना ही है कि वो अपना काम सही सही कर पा रहे हैं, और अगर उनको 4 जगह फ़ोन करके कोई डिले हो रहा है, अरे भाई ये रिकॉर्ड्स भेजो, ये हमें डेटा चाहिए, और वहाँ पे वो कह रहा है अभी ये परमिशन नहीं आई, मैं आपको रिकॉर्ड नहीं भेज सकता, तो ये तो वो काम ही डिले हो जा रहा है। Absolutely. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने डेफिनेटली बहुत तरह के ऑर्ग स्ट्रक्चर्स देखे हैं। वॉरिसगो में हम कितनी सारी कंपनी से काम करते हैं। मेरी अक्सर ये हिदायत रहती है टॉप मैनेजमेंट को कि कुछ हिस्से इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन रहने चाहिए, वो बिज़नेस का हिस्सा नहीं होने चाहिए, नहीं तो बिज़नेस को कभी रेड देखने का मज़ा नहीं आएगा। नोबडी वांट्स टू हियर बैड न्यूज़, उनको अपना ग्रीन मैक्सिमम एम्बर दिख जाएगा, बहुत है। लेकिन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के जो फंक्शंस हैं ये एम्प्लॉय सेफ्टी की बातें करते हैं, लाइफ सेफ्टी हमारे पास है, मेडिकल है, फायर रिस्पांस है, और हमें बहुत सारी चीज़ें फटाफट भाग के देखनी है। बैज बन रहे हैं, एक्सेस बैज एक इतना अहम फंक्शन है। आप देखिए, इट इज़ द की टू आवर बिल्डिंग। ये इंटायर प्रेमाइज घुसने का, अलग अलग फ्लोर जाने का, अलग अलग एरिया जाने का, वो एक चाबी है। हमें ये इट इज़ द हाउस कीपर वाली बात कह सकते हैं। उस की को हमें इतना महफूज रखना है, सही उसमें एक्सेस राइट्स हों, सही टाइम पे रिवोक हो जाएं, सही टाइम पे दिए जाएं विद द राइट प्रिविलेजेस ऑन इट, मैनेजरियल अप्रूवल, एस्केलेशन अगर गलत काम कर दिया, वो सारी चीज़ें हमें। अब बिज़नेस में 2-4 चीज़ें अगर गलत हो जाती हैं तो कभी कभी देखा है मैंने कि उतनी सपोर्ट नहीं मिलती। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सपोर्ट बिल्कुल सेंट्रल ऊपर से आए, चाहे बोर्ड के नीचे कोई जो भी ऑर्ग स्ट्रक्चर बना रखा है, और फिर उसको एक कैसे डायरेक्शन में अलग अलग कंट्रीज़ में एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में आए। अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पे आपके हमारे ऑफिसेज़ हैं, उनके जो लीडर्स बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, हम ये 5 चीज़ें कर रहे हैं, हम ये 6 चीज़ें कर रहे हैं, और हमारे पास वीकेंड राइट्स हैं, हमारे पास कैमरा स्टोरेज 30 डेज़ का है, हमारे पास ये जो भी हम स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं कंपनी के लिए, पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अलग अलग जगह बराबर एक जैसी ही मोस्टली चलती रहे। राइट। सर, जैसे आपने बात किया कि फिजिकल सिक्योरिटी का काम है टू प्रोटेक्ट पीपल, असेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन। मेरा सवाल थोड़ा सा इससे रिलेटेड है कि अभी जो करंट में चल रहा है पिछले कुछ सालों से, और फ्यूचर भी जैसे दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी डिजिटल हो गई है। पहले क्या होता था, रिकॉर्ड्स होते थे कंपनी में कि यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। अभी इन्फॉर्मेशन आपकी डिजिटल हो गई है। चलो हम उसकी बात करें कि ठीक है, हम उसके सर्वर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी तब तक ठीक था जब आपके ऑन प्रेम सर्वर्स थे या ऑन प्रेम आपका डाटा स्टोर होता था। आजकल क्लाउड आ गया है। दिस इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड, जब पीपल की बात कर रहे हैं, ड्यू टू दिस हाइब्रिड सिस्टम, द पीपल आर ऑल्सो गेटिंग थोड़ा कम हो रहे हैं ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस में।
इस चेंज को आप कैसे देखते हो कि व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द सिक्योरिटी? एक्चुअली मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल का चैलेंज मानता हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज क्या ये सही समय है फिजिकल सिक्योरिटी प्रोफेशनल को अपने सिर्फ एक फिजिकल सिक्योरिटी को ना देखते हुए साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ मूव करने का, या कैसे? खास तौर से कोविड के बाद, हाँ एब्सोल्युटली, ये जो हाइब्रिड वाला एक नया दौर आ गया, जो कि बिल्कुल एक नई चीज़ है। आप देखिए ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अनाउंस किया कि हमारी 25% वर्कफोर्स हमेशा घर से ही काम करेगी। ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये बोल दिया कि हम 40% सीट्स ही स्विंग सीट्स बना लेंगे, हम 30% सीट्स में आप सुबह ऐप में बुक करो, आ जाओ ऑफिस में यहाँ बैठो, आपको ये सीट, कोई फिक्स सीट ही नहीं बची आपकी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑफिस कल्चर ही खत्म कर दिया है कि जहाँ हो वहाँ से काम। सालों तक जो चीज़ें बनाई गई और सक्सेसफुली टू सम एक्सटेंट कोलैबोरेशन का कल्चर, एंगेजमेंट का कल्चर, सब साथ बैठ के काम कर रहे हैं। आई थिंक ऑफिस का द होल एसेंस ऑफ एन ऑफिस वाज सब साथ बैठ के काम कर रहे हैं। अरे तुम ये देखना, मैं वो देख रहा हूँ, थिंग्स लाइक दो, वो जो वेरी कोलैबोरेशन बेसिकली, जो वेरी हाई ये चीज़ें कोविड ने एक तरीके में हल्की कर दी, और अब जो जहाँ है वहीं से काम करिए, काम के ऊपर ज़्यादा जोर है। कोलैबोरेशन, एंगेजमेंट हो जाए बहुत अच्छी बात है, कोई ना दिखे तो भी कोई बात नहीं। ये बात एक बड़ी यूनिक लगती है देखने में कि नाउ जो करंट फेज़ है, हाइब्रिड है, कुछ रिमोट है, कुछ ऑफिस में है, कुछ परसेंट, जो भी कंपनी के काम के मुताबिक इट इज़ गुड फॉर देम। इफ़ इट वर्क्स फॉर ए इट मे नॉट वर्क फॉर बी। सो एक कंपनी में कुछ चीज़ थोड़ी सक्सेसफुल ज़्यादा है कि एक और कंपनी में शायद वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अल्टीमेटली एज कॉरपोरेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हम जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, उस एनवायरनमेंट में हम उसको कैसे सक्सेसफुल दे पाएँ। हमारी सपोर्ट, कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हमारे एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हाइब्रिड हैं, एक वाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफिस में आएंगे, लेकिन उनकी स्विंग सीट्स हैं, तो वो कोई फ्लोर 7 पे बैठा है, कोई फ्लोर 5 पे बैठा है, अलग अलग जगह हैं। सो अल्टीमेटली हमें ये है देखना है कि व्हाट इज़ इट जो हम उसको किस तरीके से सक्सेसफुल कर पाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ जो आपने वो सवाल पूछा कि क्या हम और एरियाज़ की तरफ जाएं, देखो कुछ हिस्से में हमें कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी एक फ़िज़िकल सिक्योरिटी के वर्ल्ड में इतना ही ओवरलैप कर पाएगा कि वो एसेट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। एसेट के अंदर जो प्रिविलेज्ड एक्सेसेस हैं वो हमारे समटाइम्स हमारे मैंडेट से दूर हैं, या नज़दीक हैं तो तभी हैं जब उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन खुल रहा है तो, और हमारी राइट है उसको देखने की। अदरवाइज़ हमारी क्या राइट है? कंपनी में बहुत सारी चीज़ें सर्वर्स में बैठी हैं, क्लाउड में बैठी है, लाखों टेराबाइट्स ऑफ डेटा इज सिटिंग देयर। हमें हर रोज़ वो नहीं देखना है, हमें हर रोज़ एसेट प्रोटेक्शन है, एम्प्लॉय सेफ्टी है, लेकिन कुछ हो गया है तो भी देखेंगे। सो जो ये हाइब्रिड वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं, आई थिंक एंड पर्टिकुलरली हमने वॉरिस्को में देखा, कंपनीज़ को हम पहले सिटी स्पेसिफिक रिस्क रिपोर्ट्स की बातें करते थे और वो चलती रहती थी। हमारे ये 22 सिटीज़ में ऑपरेशन है, हमारे 70 सिटीज़ में ऑपरेशन है। टुडे द रिक्वायरमेंट्स आर, हमारे 12 एम्प्लॉयज़ दुर्ग, कांकेर, बस्तर में बैठे हैं, तवांग में इतने हैं, ले में एम्प्लॉयज़ बैठे काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वो उसका होम वही है। ओके सॉरी, उसका होम वही है, और वो होम में भी 11 लोग बैठे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे मौसम ख़राब हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, कनेक्टिविटी कैसी रही, पावर ख़त्म कब हो गई, जनरेटर पे बैकअप है नहीं, देयर आर मल्टीपल अदर ऑपरेशनल चैलेंजेस जो कि एक कंपनी को फिर भी मैनेज करने। प्रोडक्टिविटी तो देखनी है। आपने हाइब्रिड बोल दिया, वो कह रहा है ठीक है मैं फिर घर से काम कर रहा हूँ, और घर में आसपास आज बिहार में अब छठ पूजा आने वाली है, वो अभी दुर्गा पूजा बंगाल में ख़त्म हुई है, 5 दिन किसी ने काम नहीं करना है, गणेश चतुर्थी उससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका में दिवाली आ जाएगी, आगे दिवाली आ जाएगी, नॉर्थ में सब अपने गिफ्ट में लग जाएंगे। तो ऐसे बहुत टाइम आते हैं लोकली, जो कि कंपनी ने तो बोला आपके 10 दिन की छुट्टी है, 12 दिन की छुट्टी है, आप इन चीज़ों पे ही फोकस, बट देर आर मल्टीपल अदर चैलेंजेस जो उस लोकेशन में जाके उनके चैलेंजेस हैं, और उन लोकेशन में जाके क्या एक थर्ड पार्टी हो, कंसल्टिंग कंपनी हो,
या वो कंपनी खुद ये चीज़ें देख रही है, डिसाइड कर रही है। अब देखिए महाराष्ट्र में कोटा प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। करेक्ट। देवर सिमरिंग, अब थोड़े और बढ़ के आ गए हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि किस एरिया में हो रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वो जो लीडर है वो उसने कितनी बार हंगर स्ट्राइक में बैठा है, कितनी बार टाउन हॉल के सामने प्रोटेस्ट करा है, क्या वो आगे भी करेगा, विल दैट वायलेंस बी कंटेन्ड, विल इट बी वाइड स्प्रेड। तो कई सारे तरीकों से कंपनी को तो अल्टीमेटली चलना ही कर्नाटक में रिसेंटली हुआ था। यस। तो आप इन सब चीज़ों को, पहलुओं को देख के इस बात को एक कंपनी को समझना होता है कि वो उसको कैसे नेविगेट कर पाएगी। एंड एज कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पीपल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्टीमेटली उसकी सपोर्ट प्रॉपर रखें। वेदर इट रिक्वायर्स कि हम साइबर में जाके कितना काम करेंगे या नहीं, बट अल्टीमेटली हमें कंपनी की प्रोडक्टिविटी, नेम, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, एसेट्स की प्रोटेक्शन, इनके इर्द गिर्द ही रहना है। यही हमारा रोल है, अनलेस कि हम अपना रोल बदल के कुछ और करने लग जाएं। करेक्ट, राइट। ये तो सर इसकी बात रही कि क्या अभी फ्यूचर में होने वाला है। अभी जैसे आपने रिसेंटली जो अभी ये वॉर्स चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स से लेके हो, चाहे उनके ऑपरेशन से लेके हो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा भी होगा कि ये जो वॉर अभी कंट्री स्पेसिफिक ना होके इट इज़ गेटिंग कम्युनल। धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रही है, 2 कंट्रीज़ की वॉर है बट नाउ दैट इज़ गेटिंग कम्युनल, और उसके रिपरकशंस दूसरी कंट्रीज़ पे हैं। आपने देखा होगा जैसे यूएस में भी इश्यूज चल रहे हैं, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगी, नंबर 1, और सिक्योरिटी स्पेसिफिकली उसका उसमें क्या रोल है, क्योंकि वो खुल के एकदम से वो सामने नहीं आ सकते। तो हाउ द सिक्योरिटी कैन कंट्रीब्यूट, और मैनेजमेंट को कैसे वो उसकी हिंट या उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे, किस तरीके से या किस फॉर्मेट में कैसे बताए ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसको लेके अवेयर हो। सो ये बात दुरुस्त है। हमने मल्टीपल यूएस यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में ये देखा है कि देयर हैव बीन प्रोटेस्ट्स, प्रो पैलेस्टाइन, प्रो हमास एंड प्रो कुछ इजराइल वाले भी, और पहले यूक्रेन रशिया के टाइम में भी देखा। सी पीपल विल हैव एन ओपिनियन, दे आर इन्फॉर्म्ड पीपल। उन्होंने MBA करा है, टेक्नोलॉजी पढ़ा है, PhD करा है, जो भी है। हर जागरूक इंसान का कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट हो ही जाता है। आप देखिए कोहली अगर शतक नहीं बनाएगा तो वहाँ भी किसी का व्यू पॉइंट चलते ही रहते हैं। करेक्ट, ठीक है। सो वी आर अवेयर पीपल। हम एक बड़ी MNCs में काम कर रहे हैं। ये जो कॉन्वर्सेशन उठ के आती है, वो गलत हुआ, ये ठीक हुआ, सभी का रहता। इसके चलते और इसके मद्देनज़र इम्पॉर्टेंट रहता है कि कंपनी की जो सोशल मीडिया पॉलिसी है, वो सोशल मीडिया पॉलिसी कंपनी की विद द टाइम्स मूव करे। मुझे याद है ऐसे टाइम थे जब आज से 25 साल पहले सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में सोचते नहीं थे, और बयान खाली एक और कौम के लोग करते थे, और अखबार में एक संवाददाता आके पूछते थे, वो 4 सवाल पहले आ गए, उन्होंने 4 चीज़ों के जवाब दे दिए, एक स्टेटमेंट आ गई, स्पोक्स पर्सन ऑफ द कंपनी सेड दिस, दैट इज़ इट। और कोई बोल ही नहीं सकता है, या बोलते हैं तो अपने ऑन देयर ओन व्यूज़ और पर्सनल टाइप में बोल लेते थे। ओवर द ईयर्स ऐसा टाइम आया है, फेसबुक तो खैर अब आए काफ़ी समय हो गया, लोगों के फेसबुक अकाउंट्स रहे हैं, बट धीरे धीरे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप में भी, टेलीग्राम के ग्रुप्स भी बन गए, ऐसे ट्विटर, ऑल ऑफ दिस इज सोशल मीडिया प्रेजेंस। एंड इंडिविजुअल्स जो जिनके ऐसे अकाउंट्स हैं और जो धीरे धीरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं, दे फॉलो देम बिकॉज वो कोई काम की बात बोल रहे हैं, लेकिन इस पे अब बोलना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने 10 और चीज़ों पे बात करा है। तो सोशल मीडिया पॉलिसी जो कंपनी की है उसको इस तरीके से ग्रोइंग विद द टाइम्स वाली बात है। इट हैज़ टू कीप अप विद द न्यूअर थिंग्स दैट आर कमिंग आउट, और लोग किस किस चीज़ों पे बोल रहे हैं, और क्या वो बोलने के बाद सोशल मीडिया पॉलिसी उस कंपनी की इज़ इट रीचिंग अ लेवल जिसमें वो मैनेज कर पाती है इनको। ये जो और चीज़ें आ गई हैं लाइफ में, सोशल्स आर इम्पॉर्टेंट। वी कांट से कि ये चीज़ें यूज़ ही नहीं होंगी। ठीक है, पॉसिबल है कुछ नेटवर्क्स में कंपनी के अंदर आप फेसबुक ना देख पाएँ, आप यूट्यूब ना देख पाएँ, इंस्टाग्राम का एक्सेस बंद है,
बट वो सर आप ऑफिस के लैपटॉप पे ही लगा सकते हैं, बट मोबाइल पे तो नहीं रख पाएंगे। एग्जैक्टली तो कंपनी को ये चीज़ें देखनी हैं कि सभी के पास वो एक्सेसेस हैं। आप एक चीज़ पे रोक पाएंगे, रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, दूसरा तो फिर भी खुला है। और पहले तो स्पीड्स भी हल्की थी, आजकल तो 5G रेगुलर चल रही है। करेक्ट। आगे आगे 6G आ जाएगा, कुछ साल के बाद 7G आ जाएगा। डिवाइसेस इतने कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है। तो उस कंपनी की मैनेजमेंट को ये देखना है कि अगर एम्प्लॉयज़ का जो व्यू पॉइंट है वो कंपनी में फॉल्ट लाइंस ला रहा है या इन्हांस कर रहा है कोलैबोरेशन, हमें कुछ लेना देना नहीं है एज फार एज कौन किसके ऊपर युद्ध कर रहा है। एब्सोल्युटली। हमारा काम, जब हम कंपनी में जाते हैं बैज पहन के पहुंच गए हैं, हमारा काम है कंपनी का काम करना, और उसके चलते उन 8-10 घंटे में वी हैव टू रियली फोकस ऑन द वर्क दैट इज गिवन टू अस। ये जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी, इंस्टाग्राम में किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, 40 लोग उस पर लिख रहे हैं, 2000 उसके फॉलोअर्स हैं, कुछ और हो रहा है, ये चीज़ें पर्सनल लेवल पे अगर एम्प्लॉय ऑफ कोर्स देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो ये शायद नहीं लिख सकता। और वो हर कंपनी की अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी जो है वो ये गवर्न करती है कि वो क्या कह सकता है और क्या नहीं कह सकता, किस चीज़ को लाइक कर सकता है। इतने न्यूएंस्ड पोजीशंस आ गए हैं अभी, इंक्लूडिंग कोर्ट्स में, कि आपने अगर आपके फॉलोअर्स हैं और उसमें फॉलोअर्स में ये डिसलाइक कर रहा है, उस डिसलाइक का मतलब क्या है, ये वाली पोजीशंस तक जाना ही नहीं चाहिए लाइफ को। कुछ हिस्सा पर्सनल रिस्क है, ये कुछ हिस्सा हमें जैसे लिंक्डइन में लिखना ही नहीं है कि हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ये लिखना ही नहीं है कि फोटोग्राफ ऑफ द ऑफिस क्या है, सामने स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे क्या आ रहा है, नथिंग। डिटो विद लिंक्डइन, कभी लिखना ही नहीं है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स मिल गए, कौन सा साइन, और वो कंपनी अपने आप देख लेगी पब्लिकली क्या इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप अकाउंट XYZ पे काम कर रहे हो, आपको पता है वो मर्ज होने वाली है, आपको पता है इतने सारे लोग वहाँ से छोड़ेंगे एक्सेट्रा, और अगर वो लिस्टेड है तो यू कैन वेरी वेल स्टार्ट सेलिंग और उसकी प्राइस सब गिर जाएगी, उसकी वैल्यू ख़त्म होने लग जाएगी। या रिवर्स है, वो कोई बहुत बड़ी कंपनी एक्वायर करने वाली है, सडनली उसका स्टॉक उठ जाएगा। ये सब करना ही नहीं है। और नॉट जस्ट सोशल मीडिया पॉलिसी, कई जगह बिजनेस कॉन्डक्ट गाइडलाइंस हुई, एथिक्स एंड कंप्लायंस पॉलिसी, इसी तरीके से तो कंपनी की गवर्नेंस चल रही है। तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को तो वो साथ साथ HR हुआ, ऑडिट हुआ, जो भी पॉलिसी ओनर है उन सबको साथ रख के देखना ही देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा एम्प्लॉय कोई ऐसी गलत बातें कर रहा है। और यू कांट स्टे अवे फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, आगे भी होएंगी, हो सकता है घर के नज़दीक आ जाएं, हो सकता है आपका ऑफिस नज़दीक है, सामने कुछ हो रहा है, पर हमें कंपनी की पॉलिसी को देख के अपने बयान रखने हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट ऑथराइज टू से इट, डोंट से इट। दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ अगर ये चीज़ें थोड़ी सी एक्टिव रही। तो थैंक यू सर, आपने इतना वो दिया है। मैं एक छोटा सा और जानना चाहूँगा, जैसे जो पहले हमारा सवाल था कि इसको कोलैबोरेशन या जो साइबर सिक्योरिटी आ रही है, फिजिकल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं ना, अभी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं साइबर की ओर। जो आपने देखा रिसेंटली पिछले कुछ कई सालों से नए नए फ्रॉड्स आ रहे हैं। अभी जो करंट फ्रॉड चल रहा है कि आपको फ़ोन करेगा बंदा कि मैं कुरियर वाला कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपका नंबर नहीं लग रहा था हमारे एजेंट का, ये एजेंट का नंबर है, इससे पहले आप ये डायल कीजिए और आप फिर उस एजेंट से बात कर लीजिए। बेसिकली उससे होता है कि आपकी कॉल्स वगैरह, आपके मैसेज वगैरह सब फॉरवर्ड हो जाते हैं उस नंबर पे। तो जैसे ही OTP आएगा तो उनको पहले से पता चल जाएगा। इस चीज़ में भी सिक्योरिटी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिक्योरिटी के पास भी ऐसी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप तो इस दी अदर साइड ऑफ द टेबल हैं, आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हो, आपके बहुत सारे केसेस भी आते होंगे। एम्प्लॉय ने कहीं ट्रांजेक्शन की, ऑफिस में ट्रांजेक्शन की है, मान लो कैंटीन में कोई ट्रांजेक्शन की है, और सडनली उसके कुछ 2-4 लाख 5 लाख रुपए गए, और फर्स्ट उनका रिएक्शन होता है कि सिक्योरिटी से जाके पूछो भैया कि मेरे पैसे चले गए। कहीं फिजिकल पैसा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, कुछ कंपनी की कोई वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, वो सामने वेंडर है, वेंडर के QR कोड पे उसने स्कैन किया, मोबाइल से किया है, और वो उसके पैसे चले गए। इस चीज़ में आपका क्या कहना है कि उसमें सिक्योरिटी क्या कर सकती है, या उससे कहीं साइबर के साथ कोरिलेशन है, कुछ क्या है इसमें, क्या है? देखिए, ये अल्टीमेटली घूम फिर क्या
गिरता सब पहलू सिक्योरिटी पे ही है। कॉल इट फॉर्चुनेटली और कॉल इट अनफॉर्चुनेटली। बिल्डिंग में कुछ भी हो जाता है, वो चाहे पहली बार हुआ, घूम फिर के ऐसे मैटर सब सिक्योरिटी के पास ही आ जाते हैं। कोविड के टाइम में आपको याद हो सभी ने घूम फिर के मास्क अच्छा सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर, लास्ट में सब सिक्योरिटी, सब कुछ सिक्योरिटी के पास गिर जाता है। बोला ये सिस्टम एम्प्लॉय के घर पे पहुंचाने हैं, सिक्योरिटी करेगी। तो ये चीज़ें तो मतलब जब वो जैसे ही कुछ कोई ना कोई फ्रॉड होता है, और आजकल हर तरह के फ्रॉड आए जा रहे हैं। आपने ये वाला बताया, मैं एक दो और जोड़ देता हूँ इसी में। गाड़ी नीचे खड़ी है बेसमेंट में ऑफिस के, और उसका फास्ट टैग स्वाइप हो गया कहीं पे और पैसे भी निकल गए। अब वो आगे सिक्योरिटी के सिर हो रहा है, जी मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है और वहाँ पिपाली में गुजरात में एक जगह, राजस्थान में एक जगह मेरे को स्वाइप हो गए, 90 रुपये निकल गए, बताओ मैं क्या करूँ। और रेगुलर हो रही हैं ये चीज़ें। जितनी ज़्यादा डिजिटाइजेशन आ गई है, कनेक्टेड ये कॉमर्स हो गया है, ट्रांजैक्शंस की जो ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस एफर्ट। आप देखिए पुराने टाइम में क्रेडिट कार्ड होता था, पंच एक नंबर करते थे, नहीं तो ट्रांजैक्शन होती नहीं थी। फिर वो उसको आ गया टैप करना है, टैप भी करके निकल जाएंगे पैसे, और ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। जो कनेक्टेड वर्ल्ड अभी है, इस कनेक्टेड वर्ल्ड में तो ऐसे वाले फ्रॉड्स एक्सपेक्टेड हैं, और द बैड गाइज जो हैं वो बैठ के सोच रहे हैं किस तरीके से मैं आगे 0 लगा दूं और ये हो जाए, 9 डायल करोगे तो ये हो जाए। और भी हैं ऐसे 2-4 और नए किस्से आए हैं रिसेंटली। मैं समबडी विल कॉल अप एंड से मैं इंस्पेक्टर सो एंड सो बोल रहा हूँ, आपका ये कोरियर एक आ रहा था, उसके अंदर ड्रग्स थी, और ये आपको यहाँ पे इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और हम उसको क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आपका नाम आपके ऊपर टाडा लग जाएगा और यूपीए लग जाएगा, और मतलब वो लगे रहते हैं। और आप तो आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन के काम कर सकते हैं, तो ऐसा केस किसी का आया है आप लोगों के पास? आ जाते हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, आ जाए। एंड तो उसमें क्या रिएक्शन होता है? देखो, एक क्राइम हुआ है और अगर एम्प्लॉय चाहता है, कोई काफ़ी बड़ा अमाउंट निकल गया है, भाई साइबर क्राइम में जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए, 2 बंदे साथ चले जाएंगे, विटनेस करके एक एप्लीकेशन भर के दे दिया। अल्टीमेटली जो साइबर वाले मैटर्स हैं वो बैंक टू बैंक, और अगर वो बैंक इंडिया में है तो काफ़ी गुड चांस कि वो मैनेज हो जाता है। लेटेस्ट से वो ट्रांजैक्शन कोड जो है वो इंस्टा मोजो के थ्रू जा रहा है या रेजर पे के थ्रू जा रहा है, तो रेजर पे के पास वो पैसा कुछ देर रखा हुआ है, इंस्टा मोजो ऐसा होता है, ऐसा होता है। Okay. और अगर पुलिस से फ़ोन जाता है कि ये क्राइम हुआ है, ये हुआ है, तो दे आर ऑल्सो बाउंड नॉट जस्ट फ़ोन जाना, बट एक्चुअली एक प्रॉपर कंप्लेंट आपने दी है, उन्होंने आगे अपना कार्रवाई पूरी की है, तो वो चीज़ें रिवर्स भी हो जाती हैं कम केसेस में। मोस्टली केसेस में साइबर के केसेस इतने हो रखे हैं कि वो जस्ट लाइक एनी अदर टाइम, क्राइम पहले इतने थे, कुछ तो डेफिनेटली कम हुए हैं अभी, लेकिन एक पुलिस स्टेशन में दे आर ऑलवेज स्ट्रेच्ड, और जो साइबर पुलिस स्टेशन है उधर भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो वो वेरिफिकेशन में लगे हुए हैं, कोई चीज़ें देख रहे हैं। द होल आइडिया बीइंग वो इतनी चीज़ों में व्यस्त हैं कि एक गोल्डन पीरियड जो होता है 2 दिन में समहाउ मैनेज करके करवा लिया तो हो गया, नहीं तो वो आगे ट्रांसफ़र हो गया और आगे जहाँ निकल गया वहाँ अकाउंट में चला गया, अकाउंट में जाने के बाद वो विड्रॉ भी कर चुका, अकाउंट भी बंद हो गया। अब देयर इज़ नो वे फॉर यू टू चेज इट डाउन। तो ये ज़रूरी है, लॉ एनफोर्समेंट के तहत ये चलते। हमारा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में हमेशा ही होता है कि लोकल लॉ एनफोर्समेंट एंगेजमेंट में बात रखें, एंड नॉट जस्ट फॉर साइबर मैटर्स, फिजिकल सिक्योरिटी मैटर्स, एनएसजी की ड्रिल करा लिए, फायर की ट्रेनिंग कराए, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के, जो हमें देख के हमें समझने रहते हैं, और वो रिलेशनशिप्स हमें काम आते हैं। और एयरपोर्ट में कुछ हो गया, कुछ गलत किसी ने कर लिया, तो उसका प्रोसीजर क्या है, किसको फ़ोन करना है, कहाँ जाके क्या मैनेज करना है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रेड लाइट जंप हो गई किसी की, अब रेड लाइट जंप हो गई वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिटो इन दिस, भाई आपने स्कैन किया था, आप जानो, बट घूम फिर के वो आता कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के पास ही है, जी मुझे बचा लो, मैंने ये हो गया, मेरे पैसे निकल गए। तो ये अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो अप टू अस कि हमें वो रिकवरी या उसकी असिस्टेंस कैसे निकालनी है। और भी मुद्दे आ जाते हैं जिसमें ट्रैकिंग पे गया था, 3 दिन हो गए मिल नहीं रहा है, और रास्ते में ढूंढो कहाँ है, फिर वहाँ NDRF SDRF किसी से बात करो, रिमोट एरिया असिस्टेंस में तो
कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के जो रोल्स हैं, वेदर इट इज़ दिस काइंड ऑफ फ्रॉड और इट इज़ यू नो अदर, हमारे पास एक बहुत यूनिक सा केस आया था एक बार, बांदीपुर से गाड़ी में ड्राइव करके एक फैमिली आ रही थी बिटवीन मधुमलाई एंड बांदीपुर, बिल्कुल ही 40 पे, एटलीस्ट उन्होंने तो यही कहा कि हम 40 पे चल रहे थे, स्पीड ब्रेकर ही बहुत है, धीरे धीरे वैसे ही चलना है, पर भाग के कई सारे हिरन आ रहे थे, एक गाड़ी पे लगा, थोड़ा आगे जाके गिरा और फिर गिरा रहा, उठा नहीं। पीछे फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ी आ रही थी, उसने हमारी गाड़ी को रोक के हम पे बोल दिया कि देखो वो वाइल्ड लाइफ के चलते ये आपके ऊपर लगेगा, और हमें वहाँ वाइल्ड लाइफ ऑफिस में हमारे नाम नंबर लिखा हुआ है, हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर लिया। तो ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के घूम फिर के ना बड़े सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल ही आते हैं, एंड वी समहाउ ऑलवेज हैव टू स्टेप इन एंड डू समथिंग फॉर आवर एम्प्लॉइज। सर ये तो चलो अभी वर्टिकल की बात होगी, जैसे एआई की सब बातें कर रहे हैं, सब हर फील्ड में घुस रहा है ये। आपने एक्सेस कार्ड की बात की कि अभी हम एक्टिवेट करते हैं फ्यूचर में आने वाले समय में सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा कि जैसे बंदा एनरोल हुआ, एचआर के पास उसका प्रोफाइल बना, जहाँ के उसको एक्सेस चाहिए दैट विल ऑटोमेटिकली बी ग्रांटेड, देयर विल बी नो फिजिकल इंटरेक्शन। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए इस चीज़ में, लेकिन डेफिनेटली दैट विल बी देयर। जो गार्ड फोर्स है सर, मेजरली जो इम्पैक्ट होने वाले हैं लोग, बिकॉज ठीक है आप एक पोजीशन पे बैठे हो, यू मे मूव टू इनटू सम डिफरेंट वर्टिकल, अगर फिजिकल सिक्योरिटी पे कुछ ऐसी चीज़ हालांकि नहीं आएगी, बट अगर है यू कैन मूव इनटू बीसीपी और बहुत सारे अलग है। जो मेजर डिसरप्शन होने वाला है इस चीज़ को लेके, जो गार्ड एक जो ऑपरेटर जो मैनेज कर रहा है एक्सेस कंट्रोल को, या जो गार्ड गेट पे बैठा हुआ है या बूम बैरियर ऑपरेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, उस पर आने वाला, तो वो कैसे उसको आप देखते हो और क्या आप सजेस्ट करते हो उन लोगों के लिए कि वो क्या करें फ्यूचर में उसको? देखो, ये तो स्किल अप की बात है। स्टार्टिंग विद जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस टाइम, वेदर इट इज़ अ कॉन्टैक्ट कार्ड और अ कॉन्टैक्ट लेस कार्ड, बाद में फेशियल रिकग्निशन है, मोबाइल एक्सेस है, यू नो स्कैन किया निकल गया, स्कैन किया नहीं। सो देर आर मल्टीपल, जैसे वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इट इज़ द मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी। वो आगे जाके एआई क्या क्या असिस्टेंस ला सकता है हमारे लिए, चैलेंजेस भी ला सकता है, और वो चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं, हमें उसमें से कैसे अपने आप को नेविगेट करके आगे रहना है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और वो एलिमेंट हमें याद न सिर्फ रखना है, बट वी हैव टू मेक श्योर आवर पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट न्यू स्टफ दैट इज ऑन द होराइजन। वो आ गया है, एआई आ चुका है। इनफैक्ट देर आर कंपनीज जो अब या तो एआई पॉलिसी बना रही हैं, एआई पॉलिसी बना रही हैं, और या ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं कि इस सेक्शन में आप एआई को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। और कंपनीज स्पेशली ऑन द कोडिंग साइड, वो कोड डालते हैं और बोल देते हैं एआई राइट दिस कोड बेटर, और एआई उसको फट से कोड को बेटर करके वापस कर देता है, लेकिन उसने कंपनी का कोड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। और ये चीज़ें न सिर्फ कोडर के लिए, हमारे पास रिक्वेस्ट हैं जहाँ पे हमें पूछा है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स क्या एआई लिख देगा, हम 2 बंदे कम नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी ये मार्च आ चुका है, हमारे सामने है। अच्छा। तो हमें ये देखना है कि किस लेवल तक हम उसको, आर वी ओपन टू इट, वी कांट रेजिस्ट इट। ये वही बात है जो आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया को लेके होती थी। क्या फेसबुक कुछ कर पाएगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन बाद में जब आया, ट्विटर, वो तो आने ही आने, आपको सोशल मीडिया पॉलिसी बनानी पड़ी। एंड वी हैव टू मूव विद द टाइम, बिकॉज सोशल मीडिया पॉलिसी भी ट्वीक करनी पड़ रही है। आप उसको कैसे एक्सेप्टेड फॉर्म में लाएंगे जो आज 2023 के चेंजेस हैं। इट इज़ द सेम थिंग, जो एआई आज आ चुका है हमारे सामने, हम बहुत सारी जगह यूज़ कर रहे हैं उसको, और उसके ऊपर एआई पॉलिसीज़ हम कैसी बना रहे हैं। और वो आज ऐसी है, लेकिन 1 साल के बाद वो और जनरेटिव हो जाएगा, और चीज़ें आपके लिए सोच रहा है, कर रहा है। उस टाइम में हमें उस पॉलिसी को और कैसे अपग्रेड करके रखना है, अपने लोगों को कैसे अपग्रेड करके रखना है। सो फॉर अस द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द एक्सेप्टेबिलिटी एंड ड्रॉइंग द गार्ड रेल्स अराउंड इट। ये वाली चीज़ें हम कैसे रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, हम कैसे उसको यूज़ करके उसके साथ जी के अपने काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन टू द कंपनी दैट वी आर वर्किंग इन, उस कंपनी में उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाएगा। मैंने एक टर्म पढ़ी थी कहीं पे सर,
डिजिटल ऑफिसर, ये भी आने अभी मेरे ख्याल से इसका सिम्बोसिस अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी वो कोर्स भी स्पेसिफाइड कोर्स भी कराते हैं डिजिटल ऑफिसर का, कि उसका मेन चीज़ यही है कि उसको इक्विपमेंट्स मैनेज करने हैं। जैसे अभी ऑपरेटर क्या करता है कि सीसीटीवी देखता है, एक्सेस अनेबल करता है, आने वाला चीज़ में सब ऑटोमेट होने वाला है। ही हैज़ टू मैनेज द इक्विपमेंट्स। नंबर 1 ट्रबल शूटिंग, इमीडिएट ट्रबल शूटिंग, कि अगर कुछ हुआ है वो वहाँ पर ट्रबल शूट करे, नंबर 1। नंबर 2, जो डेटा वो जो जनरेट कर रहा है वो सिस्टम आपका, जो आपके सामने जो इनपुट्स दे रहा है, जो एनालाइज करके दे रहा है, उसको फर्दर एनालाइज करके उसको वर्केबल इनपुट में कन्वर्ट करना डिजिटल ऑफिसर का काम रहेगा। ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए दैट इज़ ट्रू। और ये तो आज है, आप देखिए आज से 1.5 साल 2 साल के बाद इसके ऊपर और कितनी इन्हांसमेंट्स आ जाएंगी, क्योंकि वो और आगे वो भी इवॉल्व हो चुका होगा। और जब वो इवॉल्व हो रहा होगा, हमारी कंपनीज में हमारे रोल्स कैसे इम्पैक्ट होते हैं। आई डोंट थिंक कि AI विल टेक अ ह्यूमन बींग्स रोल टोटली अवे। एब्सोल्युटली। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई थिंक इंटेलिजेंस बहुत चाहिए उसके लिए, बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है वो, उससे सस्ता अगेन 4 लोग हो सकते हैं। बट आई विल से दिस कि हमारे काम को आसान और स्पीड से AI कर सकता है। बट सर, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमोशन जहाँ पे बात आती है, ठीक है आप सब कुछ कर लोगे, बट इमोशन और इंटेलिजेंस तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर को आपको एक यूज़ केस चाहिए। आपने 50 लाख यूज़ केस डाल दिए, 50 करोड़ यूज़ केस डाल दिए, फिर भी एक 50 करोड़ एक जो यूज़ केस होगा वो यूनिक ही होगा उसके लिए। दैट इज़ ट्रू। ऐसा हुआ है, वो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उसमें ऐसी चीज़ें आई हैं, जो 2-4 शुरू में एक्सीडेंट्स हुए थे, उनने बहुत केसेस डाले हुए थे कि ऐसा ही होता है, लेन ऐसा है, जेब्रा क्रॉसिंग ऐसा, वो सब इमेजेस डाली हुई थी फीड कर। पर कोई एक नई चीज़ आ गई, उसको नहीं पता ना कि मोटरसाइकिल वाला डिवाइडर से कुदा देगा। तो कितना उसकी ट्रेनिंग करने में समय ज़रूर है। बट आई विल से दिस, वी विल हैव टू वर्क अलॉन्ग विद AI, नॉट अगेंस्ट इट। एब्सोल्युटली। और हमें अपने स्किल्स वैसे ही आगे रखने हैं कि आफ्टर अ वाइल ऐसा ना हो कि 5000 लोग हट गए हैं और 4 मशीन्स ने बैठ के वो काम फटाफट कर दिया है। अगर कर दिया है तो भी उस मशीन को उस तरीके से ट्रेन करके जो बंदे आगे बैठे हुए हैं, आई थिंक दे आर देन मोर स्किल्ड। एब्सोल्युटली। जो कम स्किल रह गए, अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ स्किल एंड क्वालिफिकेशन। आर यू क्वालिफाइड टू ऑपरेट दैट? आप उसको आगे अपने काम में अपने कैसे आगे बढ़ाएंगे। So what a security person should do to enhance their qualification to be at the same level? देखो अभी के लिए तो जो रोल्स में हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में हैं, हम क्राइसिस मैनेजमेंट में, बिजनेस कंटिन्यूटी में, इन्वेस्टिगेशंस में, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑलमोस्ट वन टाइम ही हैं। ठीक है, ये चीज़ों के ऊपर आई एम श्योर कंसल्टिंग कंपनीज भी जैसे अब देख रही हैं, कर रही हैं। देखो ऑडिट में, टैक्सेशन में तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मोस्टली सेम पैटर्न्स निकाल के आएंगे। लीगल में बहुत रेयर है कि सिमिलर पैटर्न्स के केसेस बनेंगे। हर केस एक नए पहलू से आएगा, एक नया उसका फीचर्स होंगे, उसके कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स होंगे, फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में जो क्राइसिस हुआ, बिजनेस कंटिन्यूटी के मैटर्स हुए, इन्वेस्टिगेशंस के मैटर्स हुए, बैकग्राउंड में, ये सेम पैटर्न्स पे बहुत लिमिटेड में रहेंगे। तो जो पैटर्न रिकग्निशन है, आप थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ सर मैं आपको, जो आपने बोला कि क्राइसिस में सेम पैटर्न पे रहेंगे। क्यों करता हूँ? रीजन बीइंग इज दैट इंडिया में स्पेसिफिकली, आई डोंट नो वर्ल्ड का तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, आपको ज़्यादा है। जैसे हमने देखा होगा हर बार हर साल कुछ ना कुछ नया इवेंट होता है सिक्योरिटी में। जैसे मैं बात करूँ, जैसे अभी कर्नाटका में रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की थी, जो यहाँ पे अभी कर्नाटका में जो गवर्नमेंट आई है कि हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका रिपरकशंस आई डोंट नो कि कॉरपोरेट्स ने या सिक्योरिटी फर्टिनिटी ने एंटिसिपेट किया था कि इसका रिपरकशंस ये भी हो सकता है कि 2 दिन के लिए बैंक सिटी बंद हो सकती है। ये तो मैं अभी एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। जब सेंटर में कोई गवर्नमेंट चेंज होगी, उसके रिपरकशंस कुछ और भी हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पहले किसी ने एंटिसिपेट किया होगा, इसकी वजह से ऐसे इंस्टेंस हो सकते हैं। नहीं किया, इसलिए वो नई चीज़ें, वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए उनमें से पैटर्न्स बनेंगे ही नहीं। देखो मशीन जो है वो पैटर्न्स बना के बता सकती है कि ये 8 बार ऐसे हुआ तो 9th बार ऐसे होगा। हाँ, तो वो मशीन नहीं कर पाएगी। ये 730 बार हुआ है तो 731 बार ऐसे होगा। ये 6 लाख 322 बार ऐसे हुआ तो 23वीं बार भी ऐसे होगा।
लेकिन रिस्क एंड सिक्योरिटी की इवेंट्स हम यूनिक ही होते हैं, यूनिक ही होते हैं। Absolutely. ऐसा बहुत रेयर है कि यू कैन देन प्लग इन से इस यूनिवर्सिटी से आए, इस साल में इतने जो लोग पास है वो इस टाइप के ग्रेड्स लेके इस टाइप, देयरफॉर इनके बैकग्राउंड सब भी क्लियर होने चाहिए, स्कोप ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। आई विल बी वेरी अनकंफर्टेबल अगर कंपनी ये चीज़ डिप्लॉय करके बैकग्राउंड वेटिंग क्लियर करना लग जाए। आई वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल। वो एक डेटा पॉइंट हो सकता है। चलिए एक परिवार में नहीं होते तो इसी तरीके से आप हमने तो सालों से, मतलब हमारी कंपनी में बहुत सालों का डेटा है हर तरह के इवेंट्स का, बंद, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, डिजीज आउटब्रेक, ये वो वॉर्स, बहुत चीज़ों का। आई कैन टेल यू, एक्सेल शीट्स में जाकर फिल्टर डालो, ये नीचे देखो, सिमिलैरिटी उठ के ही नहीं आती। वेदर इट इज़ जाट प्रोटेस्ट्स और मराठा प्रोटेस्ट्स या पहलवानों का प्रोटेस्ट था, ये सेम होते ही नहीं। उसका लीडर अलग हो जाएगा, लोकेशन अलग हो जाएगी, टाइम अलग हो जाएगा, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो जाएगा। वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, ये चौराहे के बीच में बैठ गए आके, वो टाउन हॉल पे बैठे हुए हैं, वो महात्मा गांधी के स्टैचू के आगे बैठ के शोर मचा रहे हैं, इन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन ली है, उनके सामने ओलंपिक मेडल वाले आके बैठ गए हैं। दे आर वेरी लिटिल इज कॉमन। और उसका ये भी अगर दिल्ली में हो रहा है तो पता चले कि इधर वाले भी उठ गए साथ में। ट्रू। अब वो फार्मर प्रोटेस्ट थे आप देखिए, वेरी लिटिल वाज कॉमन, ठीक है। एट अ हाई लेवल यू कैन से हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के फार्मर्स आके बैठ गए। ये ओपनिंग 4 सेंटेंस है। कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा क्रॉप उठा रहे हैं, क्या उनकी अभी की सोच है, उस विलेज के में पॉलिटिकल लीडर अभी कौन है, पहले कौन था, यूनियंस कौन सी है, कितने सारे पहलू हैं। तो एआई को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो एआई उस जगह चल जाती है, अच्छे से चल जाती है, जहाँ पे एक सेट पैरामीटर में, एक बॉक्स में मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस एक सर्टन आउटकम निकाल रहे हैं, जो कि प्रिडिक्टेबल आउटकम है, एक प्रिडिक्टेबल, उसी में रहेगा। लेकिन ये आउटसाइड फैक्टर्स इतने सारे होते हैं हमारी दुनिया में, जो कि एक तजुर्बे से ही आते हैं। सही बात। यू नो कि अगर सुरेश ने आके प्रोटेस्ट करा टाउन हॉल के सामने, वो पिछले 18 बार भैंसों को लाके बैठा है वहाँ पे, और या दूध को लेके कोई प्रोटेस्ट है, या पानी को लेके प्रोटेस्ट है, या ऑनियन प्राइसेस को लेके प्रोटेस्ट, तो वो मोटा मोटा यही काम करते हैं। वो वायलेंट नहीं होते हैं, वो वहाँ पे बोरी भर के पटेटोज़ को, अनियंस को लेके आएंगे, वो इस टाइप का प्रोटेस्ट करेंंगे। कि यूरोप में 20 साल पहले सुरेश ने किया था, 20 साल के बाद उसका बेटा बैठेगा, तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना कि वो वायलेंट होगा नहीं होगा। कुछ अपनी सोच से आया हुआ। करेक्ट। यूरोप में वो लोग ट्रेवी फाउंटेन में रोम में आके कलर डाल दिया, उसका कलर ख़राब कर दिया, क्लाइमेट वाले प्रोटेस्टर्स हैं, या कोई हाईवे रोक के बैठे हुए हैं, या कोई पेंटिंग ख़राब करने चले हैं। यूरोप में ये भी बड़ा अपने कल्चर के ऊपर वो चीज़ें अपना दिखाने बड़ा जाते हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे लेके। तो इसी तरीके से है, मतलब यू कैन नेवर रियली प्रेडिक्ट कि ये पर्टिकुलर इंसान या दिस ग्रुप ऑफ पीपल या दिस लॉबी ग्रुप ये इस टाइप में ही प्रोटेस्ट मोटा मोटा करता है। आई डोंट थिंक कि एआई अभी उस लेवल तक पहुंची है। हमें भी जब हम सोच रहे होते हैं, अभी 4 रोज़ पहले पूना में, महाराष्ट्र में मराठा प्रोटेस्ट, शिवाजी के स्टैचू के आगे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, और फिर थोड़ी आगे जाके आग भी लगाई ना किसी बिल्डिंग में, एक एमएलए के घर को 2 दिन पहले आग लगाए रखी थी, और आगे पूना में एक चौराहे पे जाके फिर काफ़ी ट्रैफिक उन्होंने बॉम्बे बेंगलोर का ट्रैफिक रोके रहा। ऑब्वियसली क्वेश्चंस उठ के आते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें तो अपनी कंपनी चलानी है, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एआई। तो आई डोंट थिंक इवन लोकल पुलिस नोज with all of its intelligence gathering capabilities, until unless you have the person on the ground कि सामने हो क्या रहा है कि जो एक्चुअल जो डिसीजन तो एआई वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो एक प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ मैटर्स में, जहाँ पे देयर इज अ फाइनाइट x मिलियन बिलियन आउटकम्स, इमेज पढ़ा तो ऐसे वहाँ पे अभी तक पहुँची है, अच्छे ठीक ठाक पहुँच गई है। इट कैन राइट अ फेयर बिट, चैट जीपीटी कैन राइट अ फेयर बिट, जो चीज़ें पहले की हैं, बट कैन इट पुल एंड गिव आउट ट्रेंड्स एंड रिकग्निशंस? नॉट एज ऑफ नाउ। ये पॉसिबल है कि आज से 2 साल के बाद वो उस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन तक पहुंच जाए, बट नेचुरली हमें भी उसके टाइम के साथ ही चलना है। करेक्ट, हमें भी उसके साथ ही चलना है।
एक और सवाल आपसे पूछना है सर, रिगार्ड्स टू जियो पॉलिटिक्स, रीज़न बिंग क्योंकि अभी फिजिकल सिक्योरिटी में और डोमेन्स में ना एनालिस्ट बहुत आ गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली एनालिस्ट लेके आ रही है, जो एक बोलती है कि जो वर्ल्ड में हो रहा है आप उसका एनालाइज कीजिए उन इवेंट्स का, एंड वो फीड देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजमेंट को, ताकि वो डिसीजन ले सकें। तो हाउ दिस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी विल हेल्प इन दिस फील्ड? ये मैं बता रहा था पहले कि 22-25 साल से जो साइकिल्स हैं, ये चीज़ें आ गई, फिर कुछ निकल गए, फिर जुड़ गए, कुछ फंक्शंस अलग हो गए। हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटी से ज़्यादा इवॉल्व इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उन्होंने बड़े, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं, डाउन टाइम, अप टाइम, DLP कंट्रोल, बड़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में जैसे हमारा प्रोसेस का एवोल्यूशन रहा है, वैसे एनालिस्ट्स जो अब आने लगे हैं, ये कुछ हिस्सों में ये रेसिलियंसी के नीचे जा रहे हैं, कुछ हिस्सों में कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के साथ बैठ रहे हैं। करेक्ट। और ये जो अब जो नया फंक्शन का इवॉल्व हो चुका है पिछले 3-4 साल में, बड़े आगे हैं इंडस्ट्री में, एंड लॉट ऑफ दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस स्टडीज़, कोई पुराने जर्नलिस्ट रहे हैं। रीज़न बीइंग, इनका काम है ये देखना कि जिस एरिया में बिजनेस चल रहा है, हमारी लेटर से कहीं से सप्लाई चेन आ रही है, कहीं से हम क्रिटिकल मिनरल्स ले रहे हैं, कहीं से एविएशन में पार्ट्स जा रहे हैं, कहीं पे कंटेनर्स जा रहे हैं, शिपिंग ऐसी हो रही है, कहीं हमारी सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी जगह से है जहाँ पे कभी पॉलिटिकल सिचुएशन, स्टेबिलिटी हल्की हो जाती है, या ज़ीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने खोल दी ऐसी, या यूक्रेन में वॉर आ गई है, कल को ताइवान इशू को लेके कहीं ताइवान कॉन्फ्लिक्ट उबल ना जाए। तो ये एक लो, मिड, हाई, एक्सट्रीम रिस्क के तौर पे उसकी असेसमेंट जो हमारे एनालिस्ट कर रहे हैं, 24 आवर्स इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। ये इवेंट्स किस टाइम आके हमारे डोर स्टेप पे आ जाएं, कब हमारे मैटर्स को सडनली चैलेंज कर दें, कब हमारी सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर दें, हमारे ट्रैवल्स को रोक दें। ये आप एक फ़ेज़ देखिए, 1989 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 1989 तक का एक फ़ेज़ था जिसमें कोल्ड वॉर चल रहा था, 2 ग्रुप्स थे, USA, USSR। 1989 में जैसी बर्लिन वॉल ख़त्म हुई, USSR ने के टुकड़े होने लगे, और बर्लिन वॉल के गिरने से देयर वाज ऑलमोस्ट नो एनिमी। उससे पहले सारी सोच इसी को लेके थी, वेयर इज़ द एनिमी, और एक कंट्री और उसके एलाइज, एक और कंट्री उसके सेट ऑफ एलाइज, एंड बिजनेस एक साइड में ही हो सकता है उस टाइम तक। 1989 से लेके ऑलमोस्ट फरवरी ऑफ लास्ट ईयर जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तो एक फेज़ एक ऐसा आया 30-32 साल का, जिसमें हमेशा यू कुड पोटेंशियली गो एंड ओपन एन ऑफिस एनीवेयर, 2-4 चीज़ें अप्लाई करनी, ऑफिस खोल लिए। एक और जगह है वहाँ पे आपके ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा मिलना आसान है, लोग जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सप्लाई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, वहाँ से बन के आ रहा है सामान, या प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, या रॉ मटेरियल आप यहाँ से खरीद रहे हो, यहाँ सस्ता पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आपने वहाँ लगा दी, वहाँ भेज दी। तो कंपनीज़ ने ऐसा अपने आप को, अल्टीमेटली कंपनीज आर फॉर प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिटेबिलिटी का एस्पेक्ट है, कंपनीज रियलाइज कि हम जाके बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं, ये आसान है, वहाँ सस्ता है, वहाँ रॉ मटेरियल आसान है, वहाँ लेबर आसान है, वहाँ रियल एस्टेट आसान है, वहाँ टैक्स बेनिफिट्स अच्छे हैं। सो ये जो अगला फेज़ आया, इस फेज़ में जब ये एनालिसिस करके देखें तो इट वाज लार्जली अ पीसफुल फेज़। लेकिन उसके बाद, अब ये यूक्रेन वॉर के बाद, और अब ये दूसरी वॉर भी शुरू हो गई एक, और वो कभी भी थोड़ी फैल सकती है, कभी भी फैल सकती हैं ये चीज़ें, और एक शायद तीसरी भी वेट कर रहा है। आई थिंक यू नेवर नो चाइना आपके इस डायरेक्शन में ले जाए, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट कब फैल जाए। आई मीन लिटरली ऑन अ डेली बेसिस उनकी कभी शिप उनके नज़दीक आ रही है, कभी प्लेन उनके नज़दीक आ रहा है। बट फिर तो सर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है, क्योंकि आजकल तो सारा कुछ चिप पे डिपेंडेंट है। यस, बिल्कुल हो सकता है। कंट्रीज़ को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपने इंटरेस्ट को कैसे गार्ड करना है, वैसे ही कंपनीज़ को भी करना है। हम अपने सप्लाई चेन को किस जगह से ला रहे हैं, वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है तो अल्टरनेट सप्लाई चेन कहाँ से आ रही है, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहते हैं कि ये वहाँ से लेना है और वहाँ से ख़रीदने में क्या फ़ायदा है, कितना शायद महंगा भी पड़े, कहाँ जाके बेचना है, वो मार्केट की अप्रोच कैसी है, भेजेंगे किस में, वो कंटेनर्स कहाँ से आ रहे हैं, शिपिंग लाइंस कैसी हैं, एविएशन सपोर्ट कैसी है, एयरपोर्ट कौन सा खुला रहता है, वहाँ गवर्नमेंट कैसी है। बहुत ऐसे पहलू हैं
जिनको ये चीज़ें देख के बाय द आर असेस करनी है हमें. एंड दैट इज़ वाई दैट वर्ल्ड ऑफ एनालिस्ट टुडे इज़ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट. देयर आर स्पेशलाइज्ड फर्म्स दैट आर लुकिंग एट दीज कंट्री रिस्क, सिटी रिस्क, लोकेशन रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क. जियोपॉलिटिकल के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस हैं सर? बिल्कुल है, और कई कंपनीज ये आगे जा चुकी हैं करने. इनफैक्ट हमें याद है, मैं स्कूल में होता था जब पहली बार मैंने शेल के सिनेरियोज का नाम सुना था. आप सोचिए, आज से 40 साल पहले से, 50 साल पहले से कंपनीज सिनेरियो बिल्डिंग कर रही थी. और अब तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई कंपनी बची जो सिनेरियो बिल्डिंग नहीं कर रही है. एवरी कंपनी इज ऑलरेडी प्लानिंग कि अगर ये हो गया तो ये करेंगे, और वो हो गया तो ये करेंगे. इसलिए तो आप सिमुलेटेड क्राइसिस कर रहे हैं, अपने टेबल टॉप एक्सरसाइजेस अच्छी कर रहे हैं, अपने सप्लाई चेन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सप्लाई ढूंढ रहे हैं. अगर ये फेल हो गया तो कहाँ से आएगा. ये चीज़ें तो करनी ही करनी है. कंपनीज इफ दे आर नॉट डूइंग दिस, वो तो पहले ही बिहाइंड द कर्व चल रही हैं. तो ये जो एनालिस्ट वाला जो रोल अब बहुत सारे आ गए हैं, रेसिलियंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को कर रहे हैं, वो इनपुट्स बहुत जगह जा रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं. जियोपॉलिटिक्स इज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क टुडे. आप चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिस्क रिपोर्ट देखिए, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में देखिए, चाहे क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं वो बना रही हैं. जियोपॉलिटिक्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो चुका है. राइट. पहले टॉप 10 रिस्क में आता नहीं था, और अभी वो टॉप 1-2 में ही रह गया है. इट इज़ लाइक दैट इम्पॉर्टेंट अ रिस्क टुडे. इसका रीजन ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल हो गई हैं, मतलब हो रही हैं. और भी एब्सोल्युटली. देखो, सारी एमएनसीज 40-50 कंट्रीज में तो हर एमएनसी ऑपरेट कर रही है. करेक्ट. नहीं कर रही है तो फिर उनका या तो रॉ प्रोडक्ट्स कहीं से आ रहा है. जो नहीं कर रही हैं वो जाएंगी उस रास्ते. देखो, अल्टीमेटली कंपनीज को ये भी तो देखना है कि वो सबसे आसान कहाँ है वो चीज़ प्रोड्यूस करना, सस्ती कहाँ है, आती कहाँ पे है, बेचने में कहाँ पे है. जो लार्ज कंपनीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग कि लोकलाइज्ड जो हमारी, बट इंडियन लार्ज कंपनीज भी तो बाहर जाके चीज़ कर ही रही हैं. इंडोनेशिया की कंपनीज भी बाहर कर रही हैं. जैसे अब अभी आपने शायद देखा भी होगा सर, इसमें अपने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके रिसेंटली, लैपटॉप्स का. तो दिस विल आल्सो कम इनटू द जियोपॉलिटिक्स थिंग्स. ये वाली एक, मैं समझता हूँ, एक अच्छा स्टेप है. Simply because this will fall into this geopolitical. You can say that उसके आई थिंक गवर्नमेंट की रीजनिंग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा. This will impact the US organizations anyhow ना. Yes. जिनके बाहर से जो सामान लेके आ रहे हैं. बिल्कुल है. लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट का मोटिव है वो ये है कि हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हों, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो जुड़ के एक चीज़ बनाते हैं. आईफोन हुआ, लैपटॉप हुआ, ये जो हेल्थ केयर के सिस्टम्स होते हैं, बहुत हाई एंड मशीनरी होती है जो बहुत जगहों से आके बनती है. ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का सारा एक ही कंट्री में पहुंच पाए, लेकिन अगर वो बन के एक जगह से आके और कोई गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ इन इंडिया और एल्सवेयर, वो अगर कोई बेनिफिट दे रही है, कोई टैक्स का फ़ायदा दे रही है, कंसेशन दे रही है, कोई हॉलीडे दे रही है किसी चीज़ का, डेफिनेटली कंट्रीज विल बी डूइंग इट एंड कंपनीज विल लुक एट इट कि ठीक है, चलो गुड, वहाँ चलते हैं. 8 साल का फ़ायदा है, 10 साल का ये है. सो कंपनीज ये वाली नेविगेशन जो है, प्लस कंपनीज को ये देखना है कि उस एरिया में, अब अफ्रीका इतने सारे कू हो जाते हैं, यूरोप में बड़ी पीसफुल टाइम था, यूरोपियन यूनियन ठीक ठाक चल रहा, अभी थोड़ा स्ट्रेच, अभी तो थोड़ा सा दबाव में है, कॉन्फ्लिक्ट में. मिडल ईस्ट में हम देख ही रहे हैं अभी क्या हो रहा है. फार ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, इट इज़ वेरी क्लोज. ताइवान कॉन्फ्लिक्ट इज़ जस्ट राइट देयर, वेटिंग टू हैपन. किसी दिन कुछ ना कुछ हो गया तो उसको डीएस्केलेट ही करना होगा उस समय से. ऐसे ही कोरिया, जब भी वहाँ पे मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है, जापान में हमारे क्लाइंट्स हमेशा ही पूछ रहे होते हैं हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है. सो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो विच आर सिमरिंग अराउंड, विच आर हैपनिंग, एंड ऑल एमएनसीज हैव टू कीप लुकिंग एट कि इस टाइम में अभी क्या हमारी एयर स्पेस क्लोज हो सकती है, क्या हमारे ट्रैवलर्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हमारी सप्लाई चेन रुक सकती है, क्या हमारा कंटेनर्स जिसमें हमारा मटेरियल चला हुआ है वो कहीं जाकर रुक जाएगा. एंड रुक गया तो फिर इट इज़ हिटिंग द ब्रांड, इट इज़ हिटिंग द सप्लाई, इट इज़ हिटिंग द मार्केट डिलीवरी. दसियों चीज़ों का इम्पैक्ट. एग्जीक्यूटिव फंस गए तो फिर और प्रॉब्लम है. सो जियोपॉलिटिक्स इज अ बिग डील टुडे. थैंक यू सर. विद दिस वी कैन कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट. ठीक है. थैंक यू फॉर योर ऑल द इनपुट्स. थैंक यू सो मच. जय हिंद.